हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जेई का 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का रियल अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष में आया था। तो देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में जो है ये आपका वर्ष 1942 में आया था। तो वर्ष 1942 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले क्रिप्स मिशन का जो है इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए जो है भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। तो ये मुख्य उद्देश्य भी जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो देखिए, झिझिया की बात कर ले तो ये जो आपका बिहार राज्य का जो है एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि झिझिया नृत्य जो है ये आपके बिहार राज्य में किस दौरान जो है वो किया जाता है। तो देखिए, झिझिया नृत्य जो है ये ज़्यादातर दुर्गा भैरवी, जिन्हें जो है विजय की देवी भी जो है वो कहा जाता है, उनके समर्पण में दशहरा के समय में जो है ये झिझिया नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिहार के अन्य लोक नृत्य की बात कर लें तो देखिए, विदेशिया, डोमकच, फगुआ और जाट जटिन, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 54 बताता है। तो अनुच्छेद 54 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, ये किस प्रकार से किया जाता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो आपके एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो वो किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये आपके अनुच्छेद 52 से लेकर जो है ये आपके 62 तक है। अनुच्छेद 52 की अगर मैं बात कर लूँ तो अनुच्छेद 52 में आपका कहा गया कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो आपका ये बताता है, ये जो आपका अनुच्छेद 52 में कहा गया है, संघ की कार्यकारी जो शक्ति है ना, ये आपका राष्ट्रपति के पास होगा। ये आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद जो वो आपका 54 है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ना, ये आपके अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है ना, ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। पुनः निर्वाचन की पात्रता, ये जो अनुच्छेद 57 में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यता यानी जो क्वालिफिकेशन है ना, वो आपके अनुच्छेद 58 में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में जो है ये अनुच्छेद 59 में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिवचन, ये जो अनुच्छेद 60 में जो है इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, ये आपके अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 62 की बात कर ले तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता भरने के लिए जो है चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का जो कार्यकाल निर्धारित जो किया जाता है ना, ये अनुच्छेद 62 में जो आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रेलवे के वर्तमान में सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारतीय रेलवे के जो सीईओ है ना, ये जया वर्मा सिन्हा है। तो जया वर्मा सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, ये आपका एंड्रोडट द्वीप है। तो एंड्रोट द्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए दीप की बात आ गई तो ऐसे डिग्री से चैनल जो आपके प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल जो है ये किससे अलग करता है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को जो है ये आपका अलग करता है। वहीं अगर 9 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये आपका मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से जो है मिनिकॉय द्वीप समूह को जो है वो अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए 103वां जो भारतीय संवैधानिक संशोधन है ना ये आपका EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जो आपका सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं ना उन्हें जो है 10% आरक्षण से जो है ये आपका संबंधित है। तो EWS आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 103वां जो संवैधानिक संशोधन है ये कब लागू किया गया था। तो ये आपका 2019 में जो इसे लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ना ये आपके मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष था ना इससे जो है कम करके 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया था। तो मतदान की आयु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 61वां संवैधानिक संशोधन इसे जो है कब लागू किया गया था। तो इसे जो है 1989 में जो है इसे लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ये किस अधिकारी से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 76 की बात कर ले तो ये आपके महान्यायवादी के पद से संबंधित है। तो महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। और महान्यायवादी का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो ये आपका भाग 5 में जो है वो किया गया है। देखिए अनुच्छेद 76 में ये आपका उल्लेख किया गया है कि भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी जो होगा ना वो आपके भारत के महान्यायवादी होंगे। इसके अलावा भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में जो है वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को जो वो सलाह देते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि COP28 ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए COP28 की बात कर ले तो ये आपका 30 नवंबर 2023 से लेकर जो है 12 दिसंबर 2023 तक दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो UAE आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए हिंद महासागर जो है ये आपका विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके 5 महासागर है जिसमें सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे बड़ा जो महासागर है ना ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा अगर महासागर की बात कर ले तो ये जो आपका अटलांटिक महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है ये आपका हिंद महासागर है। और सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे छोटा जो महासागर है ना ये आपके आर्कटिक महासागर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि चौथा सबसे बड़ा महासागर जो है ये कौन सा है। आप ये जो है कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है शामिल करने की सिफारिश जो है वो की थी। तो देखिए फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को जो शामिल करने की जो सिफारिश है ना ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है वो किया गया था। सॉरी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाएगा क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो आपका मौलिक अधिकार हो जाता है और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होता है वो आपका मौलिक कर्तव्य होता है। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो वो शामिल करने की सिफारिश जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है कब शामिल किया गया था। तो देखिए जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था उस समय जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था इसमें जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो देखिए वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना ये आपके भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो किया गया है। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये आप इसे जो है USSR जिसका वर्तमान में नाम रूस है रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को जो वो एडॉप्ट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये सत्रिया नृत्य है। और सत्रिया नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है ना, ये आपका 2000 ईस्वी में जो वो दिया गया था। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपका भरतनाट्यम नृत्य है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में जो है आपके शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है ना, वो आपका 8 है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य को जो दर्जा वो दिया गया है, तो देखिए वर्तमान में संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य को जो दर्जा वो दिया गया है, तो देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह आपका छऊ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और शास्त्रीय नृत्य एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका भरतनाट्यम, सेकंड आपका सत्रिया जो कि असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, थर्ड आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, फोर्थ आपका कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, फिफ्थ आपका कथकली जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, सिक्स्थ की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मोहिनीअट्टम है जो कि आपका केरल राज्य का ही जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। सातवें की अगर मैं बात कर लूँ तो ओडिसी है जो कि आपका उड़ीसा राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। आठवें शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका मणिपुरी है जो कि आपका मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस संघ या फिर संगठन की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए 24 सितंबर 1873 को जो है पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो किया गया था, जो कि एक सामाजिक सुधार समूह था। तो सत्य शोधक समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किस उद्देश्य से किया गया था, तो देखिए इस मिशन का जो उद्देश्य था ना, वो लोगों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंचने का शिक्षित करना और उसे बढ़ाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य समाज की अगर बात कर ले तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1901 की जनगणना में भारत का जनसंख्या जो है ये कितना था। तो देखिए 1901 की जो जनगणना हुआ था ना, उसमें जो भारत का जनसंख्या था ये आपका 238 मिलियन था। तो 238 मिलियन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वर्तमान में जो आपका 2011 की जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या कितना था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था ना, वो आपका 1210 मिलियन था। यानी 121 करोड़ जो है 2011 की जनगणना में भारत का जो है वो पॉपुलेशन था। जिसमें अगर पुरुषों का मात्र पूछा जाए जनसंख्या कितना था, तो देखिए पुरुषों की जो जनसंख्या था ना, ये आपका 623 मिलियन आंका गया था। और महिलाओं की जो जनसंख्या है ना, ये 586 मिलियन जो है वो आंका गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात कर लें तो ये जो है 2011 की जनगणना, ये जो आपका 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्र भारत की जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहली जनगणना जो ये कब हुआ था, तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है ना, ये 1872 में मेयो के कार्यकाल में जो है ये पहली बार भारत में जनगणना जो है वो कराया गया था। लेकिन पहली बार अगर संपूर्ण जनगणना पूछा जाए तो देखिए पहली जो संपूर्ण जनगणना है ना, ये आपका 1881 में रिपन के कार्यकाल में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में जो ये कराया जाता है, तो देखिए जनगणना जो ये आपका 10 वर्ष के अंतराल में जो ये कराया जाता है। और एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, 1949 के बाद भारत में किसके द्वारा जो है वो जनगणना कराई जाती है, तो देखिए 1949 के बाद यह जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जो है जनगणना कराई जाती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। और किस अधिनियम के तहत, तो देखिए 1951 के बाद सभी जो जनगणना है ना, ये 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत जो है वो कराई जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट वाला जो है राज्य कौन सा है।
तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका 65.38% रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों ने जो है राजस्थान को ऑप्शन जो है वो टिक करके आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पूछा जाता कि महिला में दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो महिला में अगर पूछा जाता तब आपका राजस्थान करेक्ट आंसर होता। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो बात हो गई दूसरा सबसे कम। अगर सबसे कम सिर्फ पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो देखिए सबसे कम जो है ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर भी पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। उसके बाद अगर सबसे कम तीसरे नंबर पर पूछा जाए तो राजस्थान राज्य का रहा था, और चौथे स्थान पर जो है ये आपका झारखंड राज्य का रहा था। वहीं अगर भारत की बात कर लें तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका 94% रहा था। वहीं अगर सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। और तीसरे स्थान पे आपका मिजोरम राज्य रहा था। फोर्थ स्थान पे आपका गोवा राज्य रहा था। फिफ्थ स्थान पे आपका त्रिपुरा। और दूसरा सबसे अधिक अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो ये आपका दमन और दीव का रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2001 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसे मिला था। तो देखिए 2001 में जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये 3 व्यक्तियों को जो है वो संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो देखिए एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग कैटरले, इसके अलावा कार्ल ई वाइमन को जो है ये संयुक्त रूप से जो वो प्रदान किया गया था। और किस हेतु जो इन्हें प्रदान किया गया था, तो देखिए 4 परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि के लिए और संघनन के गुणों के प्रारंभिक मौलिक अध्ययन के लिए जो है इन्हें संयुक्त रूप से जो वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री से जो है एमोनिया का जो है वो केमिकल फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए एमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो आपका NH3 होता है। तो NH3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि हु इज़ द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो है पहले कृषि मंत्री जो है ये कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले कृषि मंत्री थे ना, ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल्स, यानी जो आपका राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 54 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट परमिबिलिटी का जो है आपका ऐसा यूनिट जो है वो पूछा गया था। तो देखिए परमिबिलिटी का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका हेनरी पर मीटर होता है। तो हेनरी पर मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।